वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। आज मैं आपके लिए जिस विषय पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है संक्षेपण, जिसे कहते हैं पैरासिस राइटिंग। आजकल कई प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएसएससी, एमपीएससीआई और अन्य कई परीक्षाओं में ये संक्षेपण आता है। तो जानते हैं कि संक्षेपण क्या है और कैसे करना है। संक्षेपण की परिभाषा किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या या वक्तव्य यानी कहा हुआ, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति और अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सामान्य रूप से संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। तो संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। इसमें मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटने नहीं पाती। अनावश्यक बातें छांट कर निकाल दी जाती हैं और मूल बातें रख ली जाती हैं। ये काम सरल नहीं, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि संक्षेपण के कौन कौन से गुण हमें ध्यान रखने हैं। संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है, मानसिक व्यायाम भी। तो उत्कृष्ट संक्षेपण के निम्नलिखित गुण हैं। पहला देखिए, पूर्णता। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझ के करना चाहिए। यह अभ्यास से ही संभव है। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाएं जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो, ना तो अपनी ओर से कोई कहीं बढ़ाई जाए और ना घटाई जाए, तथा ना मुख्य बात कम की जाए। मूल में जिस विषय या विचार का जितना हमें उस पर जोर देना है, उसी को अनुपात में रहकर संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विस्तार से लिख दिया जाए और कुछ कम। तो संक्षेपण व्याख्या, आशय, भावार्थ और सारांश इत्यादि से बिल्कुल अलग है। दूसरा गुण है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी छोटा करना संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। यद्यपि इसके आकार का निर्धारण या नियमन संभव नहीं, फिर भी संक्षेपण को सामान्यतया मूल का तृतीयांश होना चाहिए, यानी 1/3 हो पूरे में से। इसमें व्यर्थ विशेषण, दृष्टांत, उद्धरण, व्याख्या और वर्णन नहीं होने चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यों के स्थान पर सामासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी सीमा में होना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मूल की कोई आवश्यक बात छूटने ना पाए। तीसरा गुण है स्पष्टता।
संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए, यानी उसका अर्थ स्पष्ट हो। मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को ही पढ़ना पड़े। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत होगी। संक्षेपक पैरासिस राइटर को यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठक के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता, इसलिए उसमें संक्षेपण में जो कुछ भी लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट हो। चौथा गुण है भाषा की सरलता। जी हाँ, संक्षेपण के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा सरल और परिष्कृत छनी हुई हो। क्लिष्ट यानी कठिन और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा को किसी भी हालत में अलंकृत नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी लिखा जाए वह साफ साफ हो, उसमें किसी तरह का चमत्कार या घुमाव फिराव लाने की कोशिश ना की जाए। इसलिए संक्षेपण की भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होनी चाहिए, तभी उसमें सरलता आ सकेगी। पांचवा गुण है शुद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मतलब ये है कि संक्षेपण में वे ही तथ्य या विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी ना हो जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सके। इसमें मूल के आशय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता और ना अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी करना हो। इसलिए भाषा व्याकरणोचित होनी चाहिए, टेलीग्राफिक नहीं। छठा गुण है प्रवाह और क्रमबद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा प्रवाह का एक आवश्यक गुण है। भाव क्रमबद्ध हो और भाषा प्रभावपूर्ण, यानी क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का स्वरूप निखरता है। वाक्य सुसंबद्ध और गठित हों। प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहां तहां अतः, अतएव, तथापि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक भाव दूसरे भाव से संबद्ध हो, उनमें तार्किक क्रमबद्धता यानी लॉजिकल सीक्वेंस भी रहनी चाहिए। इस प्रकार से संक्षेपण में 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। पहला है संक्षिप्तता, दूसरा है स्पष्टता और तीसरा है क्रमबद्धता। संक्षेपण के नियम अब हम जानेंगे कि हमने गुण देख लिए। अब संक्षेपण हमें किन नियमों का पालन करते हुए हमें इनका व्याख्या करनी है। यद्यपि संक्षेपण के निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते, तथापि अभ्यास के लिए कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। संक्षेपण के नियम तो मूल रूप से सबसे पहला जो है वो है मूल संदर्भ को ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ यानी सब्सटेंस स्पष्ट ना हो जाए तब तक संक्षेपण लिखना शुरू नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो या जिनका भावों या विचारों की अन्विति में विशेष महत्व हो। इस प्रकार कोई भी तथ्य छूटने ना पाएगा। तीसरा देखिए, संक्षेपण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी अथवा आलोचना प्रत्यालोचना ना हो। संक्षेपण के लेखक को ना तो किसी के मतवाद के खंडन का अधिकार है
और ना अपनी ओर से मौलिक या स्वतंत्र विचारों को जोड़ने की छूट है। उसे तो मूल के भावों या विचारों के अधीन रहना है और उन्हें ही संक्षेप में लिखना है। चौथा गुण है हमारा, संक्षेपण को अंतिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन, जिसे कहते हैं ना कि जोड़ना घटाना आदि करना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। यह कोई आवश्यक नहीं कि जिस क्रम में मूल लिखा गया है उसी क्रम में संक्षेपण भी लिखा जाए, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि उसमें विचारों का तारतम्य बना रहे। ऐसा मालूम ना हो कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ है। पांचवा देखिए जो नियम है वो है कि उक्त रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले उसे एक दो बार ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक विचार छूटने ना पाए। जहां तक हो सके वह अत्यंत संक्षिप्त हो। यदि शब्द संख्या पहले से निर्धारित हो तो ये प्रयत्न करना चाहिए कि संक्षेपण में उस निर्देश का पालन किया जाए। कम से कम 1/3 होना ही चाहिए। छठा देखिए, अंत में संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना चाहिए। सातवां, उपयुक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो यानी टॉपिक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखे। शीर्षक लघु यानी छोटा हो और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। संक्षेपण के शैलीगत नियम, अगर हम देखें कि कितने स्टाइल से लिखा गया है उसमें नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, संक्षेपण में विशेषणों और क्रिया विशेषणों के लिए स्थान नहीं है, इन्हें निकाल देना चाहिए। संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, उसे हर हालत में आडंबरहीन होना चाहिए। दूसरा, संक्षेपण में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हो। जहां तक संभव हो मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, संक्षेपण में मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो मूल के भाव उत्कर्ष में अधिक से अधिक सहायक सिद्ध हो। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे यहां पर शब्द है वाक्य खंड यानी कि एक शब्द। अब यहां एक तरफ वाक्य दिए हुए हैं और एक तरफ उनके लिए एक शब्द बताया हुआ है। हमें तो संक्षेपण में उसे लघु बनाना है ना, तो जैसे एक से अधिक पति रखने की प्रथा, तो इसके लिए एक शब्द क्या आएगा, बहुपतित्व। जिसका मन अपने काम में नहीं लगता, अन्य मनस्क। जहां नदियों का मिलन हो, संगम। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। कष्ट से होने वाला काम, कष्ट साध्य। चौथा देखिए, संक्षेपण की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उपमा, उत्प्रेक्षा या अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अप्रासंगिक बातों, उद्धरणों और विचारों की पुनरावृत्ति भी हटा देनी चाहिए, यानी बार बार दोहराना नहीं चाहिए। संक्षेपण की भाषा शैली स्पष्ट और सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ते ही उसका मर्म यानी जिस्ट समझ में आ जाए। पांचवा देखिए, संक्षेपण की भाषा शैली व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होनी चाहिए, वह टेलीग्राफिक ना हो। संक्षेपण में परोक्ष कथन यानी इनडायरेक्ट नरेशन सर्वत्र अन्य पुरुष में होना चाहिए। जिस तरह किसी समाचार पत्र का संवाददाता अपने वाक्यों की रचना में परोक्ष कथन का प्रयोग करता है, उसी तरह संक्षेपण में उसका व्यवहार होना चाहिए। संवादों के संक्षेपण में उसका प्रयोग सर्वथा अनिवार्य है।
ऐसा करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी में जब वाक्यों को परोक्ष ढंग से लिखना होता है तब सर्वनाम, क्रिया या काल को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल कि जोड़ देने से काम चल जाता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अब एक उदाहरण देखिए। प्रत्यक्ष वाक्य है डायरेक्ट नरेशन, राम ने कहा मैं जाता हूं। तो इसका परोक्ष वाक्य क्या बनेगा? इनडायरेक्ट नरेशन, राम ने कहा कि मैं जाता हूं। यहां पे की लग गया। सातवां देखिए, संक्षेपण की वाक्य रचना में लंबे लंबे वाक्यों और वाक्य खंडों का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे हर हालत में सरल और स्पष्ट होना चाहिए। आठवां देखिए, संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना चाहिए। कोई भी शब्द बेकार और बेजान ना हो, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका प्रासंगिक महत्व है। इसके अलावा अप्रचलित शब्दों के स्थान पर प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नौवां पॉइंट देखिए, संक्षेपण की भाषा शैली में साहित्यिक चमत्कार और काव्यात्मक लालित्य यानी सुंदरता लाने का प्रयत्न व्यर्थ है। इसलिए यहाँ ना तो भाषा को सजाने संवारने की आवश्यकता है और ना उसके भावों को ललित और कलित बनाने की। जो कुछ लिखा जाए वह साफ हो, स्पष्ट हो। कल्पना के पंख लगाकर उड़ना या नहीं हो सकता। संक्षेपण की कला तलवार की धार पर चलने की कला है। इसके लिए कुशाग्र बुद्धि, गहरी पैठ और तीव्र मनोयोग की आवश्यकता है। यह काम अभ्यास से ही संभव है। अतएव आवश्यक है कि संक्षेपण के लेखक की दृष्टि हर तरह वस्तुवादी हो, भावुक नहीं। 10वां पॉइंट देखिए, संक्षेपण से समानार्थी शब्दों को हटा देना चाहिए। ये एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराते हैं। इसे पुनरुक्ति दोष कहते हैं। अंग्रेजी में इसे परवॉसिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वच्छंदता और मुक्ति को कहते हैं। यहाँ आजादी के लिए अनेक समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषण में प्रभाव जताने के लिए वक्ता इस प्रकार की शैली का सहारा लेता है। संक्षेपण में ऐसे शब्दों को हटाकर इतना ही लिखना चाहिए कि आजादी मुक्ति का दूसरा नाम है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में। अब 11वां पॉइंट देखिए, पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष जो है वो शब्दों में ही नहीं, भावों या विचारों में भी होता है। कभी कभी एक ही वाक्य में एक ही बात को विभिन्न रूपों में रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक वाक्य है, रंगमंच पर कलाकार क्रमशः एक एक कर आए। इस वाक्य में क्रमशः शब्द एक एक करके भाव को दोहराता है। दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्दों को हटा देना चाहिए। अंग्रेजी में इस दोष को टॉटोलॉजी कहते हैं। 12वां पॉइंट, अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्दों की संख्या लिख देनी चाहिए। संक्षेपण में कुछ आवश्यक निर्देश हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना है। संक्षेपण में नंबर 1, संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। दूसरा, सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। तीसरा देखिए, अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। चौथा, भाषा सरल होनी चाहिए, मुहावरे और अलंकारिक नहीं। पांचवा, मूल तथ्य से असंबद्ध, इररेलेवेंट और अनावश्यक बातों को छांट कर निकाल देना चाहिए। छठा देखिए, आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे, लेकिन इसका अपवाद भी हो सकता है। सातवां देखिए, यह निर्दिष्ट शब्द संख्या में लिखा जाना चाहिए। यदि कोई निर्देश ना हो तो इसे कम से कम मूल की 1/3 का होना आवश्यक है। आठवां, समास, प्रत्यय और कृदंत द्वारा वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जाए।
अब देखते हैं संक्षेपण के कुछ उदाहरण। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है। उदाहरण के लिए, ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर लता कुंजों, पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। कनेर, करवीर, मुदार, पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगंधी दिग दिगंत में मादकता छा गई। कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगंधी जब दिगदिगांत में छा गई, न शीत की कठोरता न ग्रीष्म का ताप, समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक वाणी की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं। गेहूं के सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण रुनझुन का संगीत फूट रहा है। पत्तों के अधरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया। पलाश वन अपनी अरुणिमा में फूला नहीं समाता है। ऋतुराज वसंत के सुशासन और सुव्यवस्था की छटा हर ओर दिखाई पड़ती है। कलियों के यौवन की अंगड़ाई भ्रमरों को आमंत्रण दे रही है। अशोक के अग्निवर्ण कोमल एवं नवीन पत्ते वायु के स्पर्श से तरंगित हो रहे हैं। शीतकाल के ठिठुरे अंगों में नई स्फूर्ति उमड़ रही है। वसंत के आगमन के साथ ही जैसे जीर्णता और पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया है। प्रकृति के कण कण में नए जीवन का संचार हो गया है। आम्र मंजरियों की भीनी गंध और कोयल का पंचम आलाप, भ्रमरों का गुंजन और कलियों की चटक, वनों और उद्यानों के अंगों में शोभा का संचार, सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सत्य है। आनंद के एक क्षण का मूल्य पूरे जीवन को अर्पित करके भी नहीं चुकाया जा सकता। प्रकृति ने वसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा है, अंग अंग को सजाया और रचा है कि उसकी शोभा का वर्णन असंभव है। इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अब जब इसका संक्षेपण किया गया तो ये बना वसंत ऋतु की शोभा। वसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। पश्चिम के पवन ने वृक्षों के जीर्ण शीर्ण पत्ते गिरा दिए। वृक्षों और लताओं में नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल निकल आए। उनकी सुगंधी से दिशाएं गमक उठी। सुनहले बालों से युक्त गेहूं के पौधे खेतों में हवा से झूमने लगे। प्राणियों की नस नस में उमंग की नई चेतना छा गई। आम की मंजरियों से सुगंध आने लगी। कोयल कूकने लगी। फूलों पर भौरे मंडराने लगे और कलियां खिलने लगी। प्रकृति में सर्वत्र नवजीवन का संचार हो उठा। टिप्पणी ऊपर मूल संदर्भ में वसंत ऋतु प्रकृति की शोभा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, जिसमें साहित्यिक लालित्य भरने की चेष्टा की गई है। अब आपने ऊपर देखा कि उसको कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर जो है प्रस्तुत किया गया था। अब संक्षेपण में हमने सभी व्यर्थ शब्दों और वाक्यों को हटा दिया और काम की बातों का उल्लेख कर दिया। सीधी सादी भाषा में मूल वर्तमान काल में लिखा गया है, पर संक्षेपण में सारी बातें भूतकाल में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि संक्षेपण यानी कि पैरासिस राइटिंग किस प्रकार से करनी है, उनके क्या गुण होने चाहिए, उनके क्या नियम हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन नियमों के बारे में अब अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ।